Hello students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today I'll teach you the class 10 chapter 2 forest and wildlife resources. So let's continue what the chapter says. So this chapter talks about the forest resources and wildlife resources, their conservation, किस तरह के फॉरेस्ट यहाँ पर है, उनका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, उन फॉरेस्ट का जो और ह्यूमन का क्या कनेक्शन हो सकता है, इंडिया में इस फॉरेस्ट में क्या क्या किस तरह की वाइल्ड लाइफ है, हम इस तरह का पूरा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द चैप्टर सेज दैट वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स. बहुत सारे लिविंग बीइंग्स हैं उनके साथ में ये प्लैनेट के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया, लाइकेंस टू बैनियन ट्रीज. लाइकेंस जो है वो कुछ तरह का जो फंगस आपको मिलेगा, वो जो ट्री है, मॉइस्ट एरिया है, उनके ऊपर जो आपको ग्रीन कलर की जो फंगस है और ग्रीन कलर के कुछ जो एल्गीज हैं उनके साथ मिलकर के जब आप हायर क्लासेस में साइंस में जब देखेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा. तो इस तरह के लाइकेंस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इस तरह के आपको बहुत सारे लिविंग बीइंग्स हमारे इस प्लैनेट के ऊपर दिखते हैं. सो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, लाइकेंस, banyan ट्री, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स, बहुत स्मॉल माइक्रो लेवल के जो ऑर्गेनिज्म है वहां से लेकर के बहुत हायर लेवल के, बहुत बड़े साइज के जो है वो ब्लू व्हेल्स हो सकते हैं, वो एलिफेंट्स हो सकते हैं, उस तरह के लिविंग बीइंग्स हमारे इस प्लैनेट पे हमें मिलते हैं. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल जो थिंग्स है वो डाइवर्स, जो बहुत सारा उनका एक स्ट्राटा, बहुत सारी कैटेगरीज वो यहां मिलेगी, उसे हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी. We humans along with all living organism form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. तो हम ह्यूमन बीइंग जो है उनका इस पूरे जो इस पूरे प्लैनेट के अंदर, इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो अदर ऑर्गेनिज्म है, अदर लिविंग थिंग्स जो है, उनके साथ में एक वेब, एक कनेक्शन बना हुआ है और समवेयर हम उन पर अपने लिविंग के लिए, अपनी जो लाइफ है उसके लिए हम उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं. That's why it says very much dependent on this system for our own existence. For example, the plants, animals and microorganism recreate the quality of air we breathe. जो हम एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमने जो ब्रीदिंग में जो एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं उसका रिक्रिएशन, उसका रिफर्बिशमेंट जो है वो पूरा, ये जो हमारे प्लांट्स है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे ये जो एनिमल्स है, इनके द्वारा ही उसका पूरा एक साइकिल, एयर का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसका वापस से रिक्रिएशन हो रहा है. द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक. तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनसे जो हमने वाटर है उसका उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को वापस से रिफर्बिश, रिक्रिएशन का काम भी कर रहे हैं. कौन? ये प्लांट्स हो गए, ये एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, दैट वी ड्रिंक. एंड द सॉइल दैट वी प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव. तो जो हमारा फूड है, हमारा फूड जिस सॉइल में ग्रो कर रहा है, जिस सॉइल में हम प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं, वो सॉइल भी कहीं ना कहीं वापस से उसकी जो क्वालिटी रिफर्बिश होगी, रिक्रिएट होगी, वापस से वो नई जो होगी सॉइल, वो किस वजह से होगी? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो है इनपुट है, उस इनपुट की वजह से वो क्वालिटी वापस से रिफर्बिश हो रही है. तो यही देख रहे हैं कि जो लिविंग बीइंग्स है, वो चाहे उसकी एयर है जो ब्रीथ कर रहा है, जो वाटर वो ड्रिंक कर रहा है, जो फूड वो खा रहा है, जो सॉइल का वो यूज कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सब इस हमारे प्लैनेट पे जो अदर थिंग्स हैं उनके साथ में सबका आपस में कनेक्शन बना हुआ है, एक वेब, एक इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स वेब कनेक्शन जो बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है. यहां से आगे चैप्टर कहता है द फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर आल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल द अदर लिविंग बीइंग्स डिपेंडेंट. तो फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट, ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पूरी इकोलॉजिकल के हर इकोलॉजी के जो हर कंपोनेंट जहां एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर आल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर. तो फॉरेस्ट से जो सबसे पहले जो हमारी फूड वेब है, या फिर हम सिंपली ये देखें कि सबसे फर्स्ट जो फूड प्रोड्यूस जो हो रहा है, लाइक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो
ट्रीज से, प्लांट से जो प्रोडक्ट्स है, जो ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम सब प्राइमरी कैटेगरी में रखते हैं। तो फॉरेस्ट से ही कहीं ना कहीं वो सारा प्राइमरी प्रोड्यूस जो है फूड का, वो कहीं ना कहीं जनरेट होता है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग थिंग्स आर डिपेंड, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो जो फूड ले रहे हैं उसका सोर्स कहीं ना कहीं यह फॉरेस्ट भी है। तो इसी चैप्टर के अंदर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में और आगे देखेंगे। यहां से आगे बढ़ते हैं। It says what is biodiversity? It says the biodiversity or a biological diversity क्या है, is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर बहुत सारे रिच वाइल्ड लाइफ है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के हमने देखा ब्लू व्हेल्स तक, एलिफेंट तक, बड़े बहुत सारी स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स की, वो देखने मिलेगी। यहाँ पे कल्टिवेटेड स्पीसीज, बहुत सारे डाइवर्स इसके फंक्शन है। प्लांट्स है तो उनके अलग अलग फंक्शंस है, वो बहुत सारी गैसेस का एक सर्कुलेशन कंप्लीट कर रहे हैं, वो वाटर साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से एनिमल्स है, वो एनिमल एक प्लांट्स के जो प्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करने के लिए जो उसके सोर्सेस हैं उनको इधर से इधर मूव करने के लिए, और प्लांट्स के एनिमल्स के, उनके सबका कुछ ना कुछ बहुत सारे फंक्शन है इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर, और दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड। एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे एनिमल डिपेंडेंट है, एक जो एनिमल है उसके ऊपर उसको काफी सारे कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, इस तरीके से उन सबके अंदर अपना एक इंटीग्रेटेड कनेक्शन बना हुआ है थ्रू मल्टीपल नेटवर्क। बहुत सारे जो नेटवर्क है हम देख सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से हम देखेंगे, अगर बायोडाइवर्सिटी के अंदर देखें तो इसमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो है, इसमें हम देखेंगे अगर वाटर है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर फिशेस है, उसके अंदर अदर एनिमल्स है, जो लिथोस्फीयर है, जो हमारी जमीन है, जो लैंड है, उस पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, उस पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो उनका जो एक क्लोज नेटवर्क जो है उसे हमने कहा है बायोडाइवर्सिटी, जहां डाइवर्स, बहुत सारे डाइवर्स स्पीसीज, एनिमल्स, प्लांट्स, वो सब है। बायोलॉजिकल जो कनेक्शन जिनके अंदर बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी का एक्सप्लेनेशन है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, फ्लोरा एंड फोना। तो यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा वर्ड जो होता है वो बेटा यूज होता है प्लांट्स स्पीसीज के लिए, जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन सब के लिए। फोना जो होता है वो होता है एनिमल्स के लिए, जो एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अदर एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जो स्पीसीज है। तो फ्लोरा एंड फोना एक टर्म यूज होती है। तो यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना, उसका जो इंडिया में जो क्लासिफिकेशन है, इंडिया में जिस तरह का फ्लोरा फोना अवेलेबल होता है उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहां से हम देखते हैं, इफ यू लुक अराउंड you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area। इसी तरीके से देखेंगे, लाइक हम देखते हैं स्नो लेपर्ड है तो हमें लद्दाख में मिल रहा है। इसी तरीके से गोडावन एक पक्षी होता है, वो आपको राजस्थान में मिल रहा है। इसी तरीके से ब्लैक बक है, वो आपको डेजर्ट एरिया में मिल रहा है। इसी तरीके से एक स्पीसीज है डियर की, वो केवल जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है वहां पर मिल रहा है। तो आपके एरिया में कुछ प्लांट्स, जैसे हम देखें कॉर्निफेरस ट्रीज हैं, वो सारे ट्रीज आपको जो हिमालयन जो माउंटेन रीजन है केवल वहां पे मिल रहे हैं, या श्रब्स है, डेजर्ट जो एरिया है वहां की जो प्लांट स्पीसीज है वो अलग है। तो इस तरीके से साउथ इंडिया में अगर हम चले जाएंगे तो वहां पे जो जैसे जैक फ्रूट है तो वो साउथ इंडिया में बहुत इन्वेंसली, जो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है वहां पर ज्यादा मिलेंगे। तो हर एरिया के अंदर वहां के कुछ एनिमल, वहां के जो कुछ प्लांट्स है, उनकी एक स्पेसिफिक स्पीसी उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। तो इट सेज सम एनिमल्स एंड प्लांट विच आर यूनिक, आपके एरिया में वो यूनिक है। In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity। Biological diversity यानी कि जो plants, animal, other जो things है, वो सबके अंदर जो डाइवर्सिटी अगर देखने को मिले तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया उसमें सबसे रिचेस्ट है। यानी कि बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटी, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इन सब की जो मैक्सिमम वैरायटी देखी जाए तो वर्ल्ड में इंडिया उनमें से एक कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा नंबर इस तरह के स्पीसीज का आपको देखने को मिलेगा। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। हम कह रहे हैं कि अभी तक जो डिस्कवरी हो चुकी है, जितने एनिमल,
जितने प्लांट, जितने ऑर्गेनिज्म देख चुके हैं, उनसे अगर एक्चुअल नंबर को देखा जाएगा तो कहीं ना ट्वाइस साइज से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा होंगे। अभी तक उन्हें हम डिस्कवरी कर ही नहीं पाए हैं। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our daily life. हम देख रहे हैं डेली लाइफ में हमने जो एयर जो हमने ब्रीथ की, हमने जो वाटर ड्रिंक किया है, हमने जो फूड प्रोड्यूस के लिए जो हमने सॉइल को यूज किया है, कहीं ना कहीं इसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सबका कुछ ना कुछ रोल है। तो ये यही कह रहा है कि इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. ये जो फ्लोरा फोना है ये हमारी डेली लाइफ में इतना इजीली हमारे लिए लिंक है और हम इन पे इतना डिपेंडेंट है और इतनी इजीली अवेलेबल है, तो मैं फॉर ग्रांटेड बहुत इजीली भाई हमें आराम से मिला हुआ है, हम कुछ इस तरीके से इसे कंसीडर करते हैं। इसके कंजर्वेशन के लिए इसे बचाना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस पे हम थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं। हम बस इसे यूज किए जा रहे हैं, इसको एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। But lately they are under great stress mainly due to insensitivity to our environment. हमने यही कहा कि हम एनवायरमेंट में जितनी हमारे बायोडाइवर्सिटी में जितने एनिमल हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कुछ यूनिक नेचर के हैं, वो हमारे यूज के लिए, लेकिन हम उन्हें यूज किए जा रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए हम सेंसिटिव नहीं है, उसे कैसे प्रोटेक्ट करें, उन रिसोर्सेज को जुडिशियसली हम कैसे यूज करें, उस पर कम ध्यान देते हैं, हम उसे यूज किए जा रहे हैं। तो इस वजह से ये सब बहुत ज्यादा इनके ऊपर एक स्ट्रेस है। इस बायोडाइवर्सिटी में जितने जो इसके कंपोनेंट्स है उसके ऊपर स्ट्रेस है, उनका कुछ नुकसान हो रहा है, उनका कुछ डिप्लीशन हो रहा है। यहां से आके देखते हैं हम चैप्टर को कि चैप्टर यहां से आगे क्या कहता है। इट सेज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि अगर इंडिया में जो ये रिसोर्सेज है इनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, किस तरीके से कंजर्वेशन अभी तक हो रहा है, यहां पे चैप्टर आगे बात करता है। तो इट सेज दैट conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. हम देख रहे हैं जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, पहले आप देखेंगे जैसे कि बहुत सारे टाइगर्स है, लेकिन धीरे धीरे उन टाइगर की हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, या उन्हें बेच दिया जा रहा है। तो इस वजह से हर तरह के वाइल्ड लाइफ से जो बहुत सारे इस तरीके के यूनिक जो एनिमल्स थे, उन एनिमल को बहुत सारी किसी न किसी वजह से धीरे धीरे वो क्या है कम होते गए। तो वाइल्ड लाइफ जो है वो धीरे धीरे उसके नंबर कम होते जा रहे हैं। उस वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, वो वाइल्ड लाइफ कम होती जा रही है इस वजह से। और दूसरी चीज हमने कहा फॉरेस्ट्री, तो आप देखेंगे फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एरिया की जो लैंड है, या तो वो एग्रीकल्चर के यूज आ गई या नॉन एग्रीकल्चर यूज आ गई। जैसे कि उस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां से कोई रोड बन गया, वहां कोई बिल्डिंग, वहां कोई नई जो है बस्ती बन गई है, वहां पे लोग रहने लगे हैं, तो धीरे धीरे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों ही डिक्लाइन होते जा रहे हैं। इस ऐसे फेज में हमें इसका कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट सेज बट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हम किसी क्यों कंजर्व करना चाह रहे हैं। इट सेज कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। फिर से वही बात जहां चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने कहा कि ये जो एनिमल है, जो प्लांट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इस एयर की, इस वाटर की, इस सॉइल की जिसे हम यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को रिफर्बिश करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, उससे वापस से नया करते हैं। उसके लिए ये जो कंजर्वेशन इसका किसका, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, यहां पर इस वाइल्ड लाइफ में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने प्लांट्स हैं, उनका रहना जरूरी है। उनकी क्वालिटी, उनके एक पर्टिकुलर जो नंबर है, स्पेसिफिक नंबर है, उसमें उनका रहना जरूरी है। इन सब चीजों को, फॉरेस्ट जो है उनका रहना जरूरी है, तब जाकर के जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका वैसे ही जैसे वो है वैसे ही लेवल पर, उतने ही नंबर्स में, वैसी ही क्वालिटी में होना जरूरी है। उसी वजह से हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है, और उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम में बेसिक चीजें क्या है, एयर है, वाटर है, और हमारी जो सॉइल हम जो यूज कर रहे हैं वो है। उन सबकी क्वालिटी मेंटेन रहने के लिए इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का रहना, इसका कंजर्वेशन, इसका बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट ऑल्सो प्रिजर्व the genetic diversity of plants and animals
फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। तो यहाँ है कि जो ओरिजिनल फॉर्मेट में थे, ओरिजिनल फॉर्मेट में जो प्लांट्स हैं वो जैसे दिखते हैं, धीरे धीरे उसमें कुछ म्यूटेशन, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो चेंज नहीं आए, वो जैसे ओरिजिनल है उस ओरिजिनल शेप में, उस ओरिजिनल क्वालिटी में, उस ओरिजिनल रूप में उनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम इसे आज कंजर्व करते हैं तो नेचुरली जो चीजें जैसे नेचुरली जो अवेलेबल है वो उसी तरीके से रहेंगी। उनकी ब्रीडिंग बहुत इजीली होगी, ब्रीडिंग बहुत जल्दी होगी, जल्दी से वो ग्रो करेंगी, जल्दी से फैलेंगी, वो चाहे प्लांट्स के केस में हो, वो चाहे एनिमल्स के केसेस में हो। For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. तो एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि बहुत सारी क्रॉप है जो एडवांस क्रॉप्स आ गई, जैसे राइस है तो उस राइस में धीरे धीरे कोई साइंटिफिक चेंजेस करके उसके डीएनए, उसके जेनेटिक जो क्वालिटीज हैं उन्हें चेंज करके न्यू प्लांट्स, न्यू तरह के प्लांट्स आ गए। लेकिन स्टिल बहुत इजीली फार्मर बहुत इजीली फ्रिक्वेंटली किस चीज को यूज कर रहा है, जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, चाहे वो व्हीट हो गया, चाहे वो राइस हो गया, चाहे वो मिलेट्स, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, वो बहुत इजीली उन्हें ग्रो कर पा रहा है। इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज है वो उसके लिए इजी है। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में जो प्लांट्स हैं या अदर थिंग्स हैं वो जितना नेचुरल फॉर्मेट में रहेंगी, उनका बढ़ना, उनका ग्रोथ करना, उनका एक्सपांशन उतना ही ज्यादा इजी होगा। इन सेम फॉर्मेट से फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर हम आज के समुद्र देखें तो उन जो ओशियंस हैं, जो सीज है, उनके अंदर पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर वो पोल्यूशन बढ़ता रहा, वो जो ओशियंस है उनके अंदर जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती रही, वो डिक्लाइन होती रही, तो जो फिशरीज है, जो फिशेस है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। इसलिए फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए, उस फिशरीज जो डाइवर्सिटी है उसको बढ़ने के लिए, एक्सपांशन के लिए, वहां पर जो एक्वेटिक सिस्टम है पूरा, वो जो ओशियंस है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो एनिमल्स है, जो माइक्रो प्लांट्स है, वो सब पॉलिप्स हो गए, उन सब का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर के वो फिशरीज या फिर वो पूरा एक्वेटिक सिस्टम पूरा ग्रोथ कर पाएगा। उसमें कोई भी बाहर की चीज, कोई भी पॉल्यूटेड चीज जाएगी तो फिशरीज का ग्रोथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए कंजर्वेशन कहीं ना कहीं जरूरी है। तो आई होप ये आपको कंजर्वेशन से रिलेटेड क्यों ये जरूरी है, इस तरीके से ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो लाइफ के लिए जो नेसेसरी थिंग्स है उसको सपोर्ट कर रही है, इसलिए जरूरी है। तो आइए यहां से हम आगे देखते हैं व्हाट चैप्टर सेज। चैप्टर आगे जो इस तरीके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप अभी तक लिए हुए हैं उन्हें बात करता है। तो इट सेज इन 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। कि जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जिन्हें कंजर्वेशन के लिए जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक तरीका प्रोग्राम, कुछ रूल्स, कुछ सेट्स होने चाहिए जिनकी वजह से हम वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करें। इन दिस स्टेप द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1972। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें वाइल्ड लाइफ जो है, जो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस तरह के, उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, कौन से एनिमल्स की पोचिंग नहीं करनी है, हंटिंग नहीं करनी है, किस एरिया में एनिमल्स को रखना है, कहां नहीं रखना है, किसे पेट की तरह रखना है, इस तरह के बहुत सारे रूल्स उसमें बनाए गए जिससे वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो सके। और उनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है हमने लास्ट पैराग्राफ में अभी देखा है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ कब 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, इंप्लीमेंट हुआ विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटाट्स एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। कि पूरे इंडिया में किस एरिया में कौन से एनिमल यूनिक है, किसको ज्यादा खतरा है, किसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, किसका हैबिटाट, किसका रहने का जो एरिया है, किस एनिमल का वो कैसा होना चाहिए, इस बारे में एक लिस्ट, एक डिटेल पूरी इस एक्ट के थ्रू पब्लिश हुई पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जहां जो एनिमल, जो स्पीसीज यूनिक है, उस यूनिक की एक लिस्ट है जिससे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। द थ्रस्ट of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat and restricting trade in wildlife। तो हमने कहा कि कुछ स्पीसीज जो है, उन स्पीसीज को प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो स्पीसीज जो है उनके नंबर्स धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं, वो नहीं हो, इसके लिए क्या किया गया
कि कहीं ना कहीं वो जो हैबिटाट है, उनका जो हैबिटाट है उसको प्रोटेक्शन किया जाए। लाइक वो किसी फॉरेस्ट के किसी एरिया में रहते हैं तो वहां पे किसी का मूवमेंट नहीं हो, हंटिंग नहीं हो, उन्हें मारा नहीं जाए, उनकी ट्रेड नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि यहां से ले जाकर के उन्हें बेच दिया जाए किसी और कंट्री में, या उनका कोई और तरह का मिसयूज हो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनका बहुत मिसयूज होता है, तो उस स्पीसीज को जो है, जैसे वन हॉर्न राइनोसेरस है, तो उसका जो हॉर्न होता है उस हॉर्न को बेच दिया जाता है फॉर मेडिसिनल यूज। लेकिन वो जो वन हॉर्न राइनोसेरस में जो वो जो हॉर्न है वो उसके रहने के लिए, उसके लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इजी है। उसको जो हंटिंग करनी है उसके लिए जो प्रे है उसको मारने के लिए उसे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से ऐसे जो एनिमल जो एंडेंजर्ड है, जो खत्म हो रहे हैं, जो कम हो रहे हैं, उनकी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए। और वो रूल मेनली क्या कर रहे हैं कि उनके हैबिटाट, उनको रेस्ट्रिक्ट, उनकी ट्रेड जो है वो नहीं हो, इसको रोक रहे हैं। उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिल रहा है कि किस एरिया में वो जो है रहेंगे, उस एरिया के क्या रूल्स होंगे, वहां कौन अलाउ होगा कौन नहीं होगा। इस तरह की वहां पे हंटिंग को बैन किया गया, वहां पे जो भी हंटिंग वो लीगली उसको बैन किया गया। तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए इस तरह के स्टेप लिए गए। Subsequently, central and many state governments established national park and wildlife sanctuaries. तो इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आपको जनरली आपके स्टेट्स में हर जगह पे ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के जैसे कि यहाँ पे है नेशनल पार्क रणथंभौर, तो राजस्थान में एक रणथंभौर नेशनल पार्क है जिसके अंदर मेनली टाइगर हो गए, अदर जो वाइल्ड लाइफ है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां जो फ्लोरा है, वहां जो स्पेशल प्लांट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जो टाइगर है उनको लीगल हैबिटाट, उनको लीगली उनके जो हैबिटाट को कंजर्व करने के लिए किस तरीके से वहां उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके, वो स्पीसीज ग्रो कर सके, इसके लिए स्टेप लिए गए। तो इस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप लेकर के बहुत सारे नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किए। फिर इसी तरीके से नेशनल पार्क से थोड़े लिमिटेड एरिया जिन्हें कहा, जैसे कि यहां दिया हुआ है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो केरला में इस तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टेब्लिश किया होगा। इस तरीके से स्टेप उठाने के बाद में कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ, और कहीं ना कहीं ये किस पर बेस्ड है, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आई होप ये किस तरीके से स्टेप लिए गए हैं कंजर्वेशन के, ये आपको क्लियर होंगे। यहां से हम आगे देखते हैं। The central government also announced several projects for protecting specific animals. कुछ जो स्पेसिफिक एनिमल है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अलग से कुछ रूल्स, अलग से कुछ स्टेप लिए गए, which are gravely threatened, including tiger, one horned rhinoceros। जो टाइगर है वो एक यूनिक स्पीसीज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ज्यादा पोचिंग की वजह से, हंटिंग की वजह से उसको ज्यादा खतरा था, उसके लिए फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था वन हॉर्न राइनोसोरस। तो ये जो हॉर्न है, इस हॉर्न को मिसयूज होता है, इसकी ट्रेड होती है, इसको बेचा जाता है, और वो उसकी वजह से जब ये हॉर्न जो है इसके लिए इसकी हंटिंग की जाती है और इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया में जहां पे इसकी स्पीसीज होंगी वहां पे इसके प्रोटेक्शन के लिए स्टेप लिए गए। वो जो एरिया है, इसका जो हैबिटाट है, उसको कैसे सिक्योर किया जाए, इस तरह के स्टेप लिए गए होंगे। फिर हम देखते हैं और कौन से एनिमल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से अगला एनिमल है द कश्मीरी स्टेग, इसको हैंगुल भी बोला जाता है। जो कश्मीरी स्टेग है, हैंगुल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये इसका जो एरिया होगा वहां स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ नेशनल पार्क बनाया गया होगा जिससे इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसकी पॉपुलेशन को। 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एंड थर्ड है घड़ियाल। तो घड़ियाल, इस तरह से 3 जो क्रोकोडाइल्स की तीनों जो फॉर्मेट्स है, फ्रेश वाटर में मिलने वाले, सॉल्ट वाटर में मिलने वाले और एक क्रोकोडाइल, थोड़ा सा स्पीसीज में चेंज है। इन तीनों के प्रोटेक्शन के लिए स्टेप लिए गए। और एनिमल्स क्या है, द एशियाटिक लायन एंड अदर्स। तो इस तरीके से एशियाटिक लायंस जो है उन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए, हम टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइनोसोरस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट
ब्लैक बक जो काला हिरन है जिसे चिंकारा बोला जाता है, ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन, एक पक्षी है बहुत सुंदर सा ये गोडावन, तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसी तरीके से द स्नो लिपर्ड है। इन सबके प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेप लिए गए। कहीं ना कहीं इनकी जो स्पीसीज है वो कम हो रही है, उसके नंबर्स कम हो रहे हैं, इसके लिए इस तरह से स्टेप लिए गए। हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। ना इनकी हंटिंग पॉसिबल है, ना हंटिंग की जा सकती है, ना इनको बेचा जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है, इनको कहीं और कंट्रीज में या कंट्री के अंदर कहीं बेचना भी इसको लीगली बैन कर दिया है। इसके बाद द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन अ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो अभी जो कंजर्वेशन है, पहले अगर देखा जाए तो कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज है उनका कंजर्वेशन कर दिया, लेकिन अब उस पूरे एरिया में चाहे वहां फॉरेस्ट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे उस फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले कुछ ऐसे ट्राइब्स हो जिसकी वजह से वहां पर वो उस फॉरेस्ट को उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, या फिर कुछ एनिमल्स जो है स्पेसिफिक एनिमल्स के साथ दूसरे जो एनिमल है उनका भी कैसे प्रोटेक्शन हो सके। तो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है, चाहे उस एरिया से कोई रिवर निकल रही है तो वो उस बायोडाइवर्सिटी का एक कंपोनेंट है, तो पूरी बायोडाइवर्सिटी के हर कंपोनेंट का कंजर्वेशन स्टार्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ स्पेसिफिक जो है उन्हीं पे, क्योंकि हमने देखा बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो थिंग्स है, जो उसके कंपोनेंट्स है, उनके अंदर एक इंटीग्रेटेड कनेक्शन है, उनका एक कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है, इसलिए सबका प्रोटेक्शन होना जरूरी है। तो यहां से हम देखते हैं देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर, कि ऐसा नहीं है कि एक ही मेथोडोलॉजी से कंजर्वेशन किया जाए, जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जितने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका हमने यहाँ पर उनकी मदद लेनी है, उनकी सपोर्ट लेनी है, उनसे हमें सीखना है इसका कंजर्वेशन कैसे हो सकता है। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि बड़े जो ऑर्गेनिज्म, बड़े जो एनिमल्स हैं, केवल उन्हीं पर, बड़े प्लांट्स हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाए, छोटे से छोटा कोई इंसेक्ट भी अगर है उसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका भी कंजर्वेशन जरूरी है, वो भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बायोडाइवर्सिटी में उसका भी कुछ रोल होगा। इधर जो बेकार चीजें हो गई हैं उनका डिग्रेडेशन करने के लिए, उनका डाइजेशन करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए इंसेक्ट्स जरूरी है, तो इस तरीके से इंसेक्ट्स भी का भी अब कंजर्वेशन स्टार्ट हो गया है। तो in the notification under Wildlife Act 1980 and 1986, several hundred butterfly, moth, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species। तो हम देख रहे हैं एनिमल, टाइगर हो गया, ब्लैक बक हो गया, हंगुल हो गया, कश्मीरी स्टेक जिसे हमने बोला, ऐसा नहीं है सिर्फ उसी का हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाई हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गए, उनका भी कंजर्वेशन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह के कुछ नोटिफिकेशन, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आया उसके बेस पे कुछ नोटिफिकेशन, लीगल नोटिफिकेशन ला करके उनके कंजर्वेशन को स्टार्ट किया है। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड इन द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीसीज। अभी तक हम देख रहे हैं कि हमने प्लांट्स, हमने एनिमल्स की बात की है, बड़े एनिमल्स की बात की है, फिर हमने देखा छोटे इंसेक्ट्स जो है उन्हें भी कंजर्वेशन किया है, लेकिन 1991 में हमने प्लांट का भी कंजर्वेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया है। तो 6 स्पीसीज का प्लांट का कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ एक्ट में ही स्टार्ट किया, कब से? 1991 से। तो इस तरह के कंजर्वेशन मेजर्स जो है, किस तरीके से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको स्टार्ट किया है, और किस तरह के कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हैं, किसके लिए गए हैं, कौन कौन से एनिमल एंडेंजर थे उनके लिए ले गए हैं, ये चैप्टर में हमने देखा। आइए यहां से हम आगे देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है इसके बारे में देखते हैं। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज in the faunal web. In 1973, the authorities realized that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimated 55,000 at the turn of the century. इस पूरी सेंचुरी में 55,000 से नंबर डिक्लाइन होकर के 1827 के आसपास आ गया। कितना एक मेजर डिक्लाइन जो है टाइगर पॉपुलेशन में देखने को मिला है। अगर एक सेंचुरी में ये इतने 55,000 से ओनली 1800 तक रह गए, तो हो सकता है कुछ ईयर्स पास तो बिल्कुल ये जो है देखने को ही नहीं मिला, पूरी तरीके से स्पीसी खत्म हो जाए।
इसलिए टाइगर कंजर्वेशन एक नेसेसरी थिंग हो गई, एक नेसेसरी मेजर हो गया, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो इस वजह से एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टाइगर स्पीसीज को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया, जिसको बोला गया द प्रोजेक्ट टाइगर। द मेजर थ्रेट्स टू द टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग for trade, shrinking habitats, depletion of prey-based species, growing human population, etc. क्या-क्या रीजन बताए हैं जिससे टाइगर जो है, इस टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई है? देखा कि इसको ट्रेड करने के लिए, इसको बेचने के लिए, इसके स्किन, इसके नेल्स, इसको इन सबको बेचने के लिए इसको मारा गया, पोचिंग की गई, या फिर जहां इसको शिकार करना इसके लिए प्रे अवेलेबल है, धीरे धीरे वो बेस कम हो गया, क्योंकि हो सकता है उस फॉरेस्ट एरिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई हो, तो इस वजह से एग्रीकल्चर करने वाला जो फार्मर है वो ऐसे एनिमल्स जो इसके शिकार बनते होंगे उन्हें मार दिया गया, या धीरे धीरे जो इसका हैबिटाट है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां धीरे धीरे बस्तियां बन गई, तो वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। ऐसे बहुत सारे रीजन यहाँ पर दिए गए हैं जिसकी वजह से इस टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो गई। द ट्रेड of tiger skin and the use of their bones in traditional medicine, especially in the Asian countries, left the tiger population on the verge of extinction. ये जो टाइगर पॉपुलेशन जो है एक्सटिंक्ट लेवल पर कैसे आ गया कि इसकी जो स्किन है, इसकी जो बोन्स है, उसके मेडिसिनल यूज भी हैं, उस मेडिसिनल यूज के लिए इसको बहुत इजीली मार दिया गया, इस वजह से धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन कम होती गई। Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population, अगर पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें इंडिया और नेपाल की बात की जाए तो सिर्फ यहीं पर ही 2/3 पॉपुलेशन, अराउंड 66% तो केवल इन दो कंट्रीज में ही मिल जाएगी। पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर हैं उसकी पॉपुलेशन, और वो धीरे धीरे कम होने की स्थिति पर है। These two nations became prime target for poaching and illegal trading. Project Tiger, one of the well-publicized wildlife campaign in the world, was launched in 1973. तो 1973 में इस तरह का एक प्रोजेक्ट टाइगर चला करके इसको कंजर्व, टाइगर पॉपुलेशन को बचाने के लिए, टाइगर पॉपुलेशन का कंजर्वेशन करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। तो आइए यहां से हम आगे देखते हैं। टाइगर कंजर्वेशन के अंदर हम देखें तो टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव endangered species but with the equal importance as a means of preserving biotype and sizable magnitude. Corbett National Park in Uttarakhand, Sundarban National Park in West Bengal, Bandhavgarh National Park in Madhya Pradesh, Sariska Wildlife Sanctuary in Rajasthan, Manas Tiger Reserve in Assam and पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ये जो स्पेसिफिक लोकेशंस है, सरिस्का हो गया, इस पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके बाद हो गया, इसी तरीके से हम कॉर्बेट नेशनल पार्क देख रहे हैं, बांधवगढ़ देख रहे हैं, सुंदरवन वेस्ट बंगाल का देख रहे हैं। यहां पर जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो स्पेसिफिक इन जगह पे उसका मेजर हैबिटाट है, तो इस जगह पर टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए, और जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो स्पेसिफिक इन एरियाज में फोकस कर रहा है जिससे टाइगर पॉपुलेशन का कंजर्वेशन हो सके। तो आइए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि किस तरह के फॉरेस्ट, किस तरह की जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमें यहां देखने को मिलते हैं, उन्हें किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो इवन इफ वी वांट टू कंजर्व our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage and control, regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अदर डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन, दे आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। उन्होंने इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किया है हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो देखने को मिलेगी द रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जो पूरी फॉरेस्ट जो एरिया है उसमें हाफ जो है 50% जो एरिया है उसको रिजर्व कर दिया गया है। वहां पर बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशंस है जिससे उस एरिया की वाइल्ड लाइफ को, उस एरिया के प्लांट को प्रोटेक्ट किया जा सके। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न।
तो उस एरिया की जो स्पेसिफिक जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करना हो, उस फॉरेस्ट के कुछ प्लांट को प्रोटेक्ट करना हो, तो उस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो वो क्या है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है और पूरा जो फॉरेस्ट एरिया का 1/3 एरिया प्रोटेक्टेड है। यहां पर क्या होगा, दीज फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, कि इस यहां इतनी 1/3 जो एरिया है इस एरिया को तो किसी भी तरीके से और कम नहीं होने देना है, वहां पर डिप्लीशन नहीं हो, ऐसे मेजर लिए जाए जिससे वहां पर एक्सपांशन हो, तो वो हो गया हमारे लिए प्रोटेक्टेड एरिया। तो वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो क्लासिफिकेशन किया तो उसमें सबसे पहले देखा हमने रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा है द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थर्ड वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इसे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रखा है। These are other forests or wasteland belonging to the both government and private individuals and communities। जो ऐसे एरिया है जहां पे फॉरेस्ट एरिया है लेकिन अदर रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, तो जो कम्युनिटीज हैं, जो अदर लोग हैं, गवर्नमेंट है, वहां पे कुछ स्पेसिफिक मेजर ले भी रही है, कुछ जगह कम्युनिटी वहां पर रह रही है, कम्युनिटी वहां से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन्हें यूज कर रही है। इस तरीके से 3 कैटेगरी में पूरे फॉरेस्ट एरिया को क्लासिफाइड किया हुआ है। कौन कौन से हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, उसके बाद अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गए। तो हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसकी यहां पर हमने डिटेल में बात की है। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं द चैप्टर सेज रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहां पर अब इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में क्या बात की है कि किस तरीके से ये जो एरियाज है, जो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो किस तरीके से क्लासिफाइड है और किस एरिया में, किस स्टेट में किस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। Reserve and protected forests are also referred to as permanent forest estate maintained for the purpose of producing timber and other forest produces and protective reasons। तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड जो एरिया थे इनका मेन मोटो क्या है, ये इनका मेन मोटो ये है कि यहाँ पर जो टिम्बर है उसको हम जो प्रोड्यूस हो रहा है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको हम बचा सके। ऐसा नहीं है कि उसका एक मिसयूज हो उन रिसोर्सेज का, उसको हम रख सके, या फिर वहां पर कुछ प्रोटेक्शन जो हमें करना है, कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज का हमें, एनिमल का प्रोटेक्शन जो करना है, ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स जो लेने हैं, उसके लिए हमने एरिया को क्या डिक्लेयर किया है, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। The Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest। मध्य प्रदेश स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां जो परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे इंडिया में सबसे मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के अंदर, कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो यह इस तरह का जो परमानेंट फॉरेस्ट एरिया है जिसको कंजर्व के लिए, जिसको प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, जहां प्रोटेक्टिव मेजर लिए गए, वो पूरे लैंड एरिया में 75 फॉरेस्ट एरिया जो है उसका 75% एरिया को इस तरह से प्रोटेक्टिव मेजर एरिया के लिए कंसिडर रखा गया है। कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर, जो पूरे इंडिया में सबसे मैक्सिमम है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव द लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया वेयर। तो अगर हम कुछ स्टेट की बात करें, जिन स्टेट्स पे हम देखेंगे कौन कौन से हैं, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन एरिया में जो पूरे फॉरेस्ट एरिया है उसमें रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या किया है हमने, 50% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को एक प्रोटेक्शन के लिए रख लिया है, जहां वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया गया है। बहुत ज्यादा वहां रूल रेगुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, यहां क्या है, हैव ए बल्क ऑफ इट्स अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लेकिन यहां जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट एरिया में प्रोटेक्टेड परसेंट 1/3 एरिया को कंजर्व करना और उसका डिप्लीशन नहीं हो, वो कैटेगरी जो फॉरेस्ट एरिया की वो यहां देखने को मिलेगी। कौन कौन से स्टेट्स में, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, यहां पर इस तरह के प्रोटेक्टेड वाला एरिया ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हमने जो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल जो देखा है हमने, यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड part of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट की देखें, वहां प्रोटेक्शन की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि वहां जो लोकल कम्युनिटी उसे पता है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही उनकी लाइफ कहीं ना कहीं लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। वहां प्लेन एरिया एग्रीकल्चर लैंड उतना नहीं है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो वो जो लोकल कम्युनिटीज है अगर वही उसको प्रोटेक्ट कर लेंगी तो वहां उस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड एरियाज में ले जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से गुजरात में और नॉर्थ ईस्ट में, गुजरात का कुछ एरिया और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वहां फॉरेस्ट अनक्लास फॉरेस्ट है, जहां पर वो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर के प्रोटेक्ट कर लिए जाते हैं। तो फॉरेस्ट कैटेगरी किस स्टेट में किस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे ये हमने देखा है। आइए यहां से आगे देखते हैं किस तरीके से जो कम्युनिटीज हैं, हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें रहने वाले जो कम्युनिटीज हैं वो उसका कैसे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं। यहाँ पे इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हमें चैप्टर में देखने को मिलेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं हम। द कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू टू अवर कंट्री। ऑब्वियसली हमारी कंट्री में एक डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना बहुत अगर है, एग्जिस्ट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की रिचेस्ट अगर हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो वो क्यों मिल रही है? क्योंकि एक लॉन्ग एजेस से, बहुत लंबे टाइम से इस तरह का कंजर्वेशन हमने किया होगा, उसको डेवलप किया होगा, उस पर एक्सपांशन में हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट और ऑल्सो होम टू सम ऑफ देयर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। कुछ जो कम्युनिटीज है वो केवल फॉरेस्ट एरिया में ही रह रही हैं। जैसे कि एक टर्म यूज होती है लोकली, वनवासी। तो वनवासी मीन्स वो जो एरिया, वो जो पीपल है वो वन में निवास कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में ही स्टार्टिंग से रह रहे हैं। So in some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitat along with the government officials. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वो हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको सपोर्ट करते हैं, तब जाके वो उनका जो हैबिटाट है, वो जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां के जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। Recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. तो वो जो कम्युनिटीज है अगर वो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं तो वहां से जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूसर्स है उसी को सेल करके उसी से ही वो उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। तो वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसको कंजर्व करें, और कहीं ना कहीं उसके कंजर्वेशन में उन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हेल्प भी मिल जाती है। तो वो इसके लिए स्ट्रगल करते हैं कि किसी न किस तरीके से वो जो फॉरेस्ट हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में हमने देखा था कि टाइगर प्रोटेक्शन के लिए सरिस्का को भी एक लोकेशन एज ए प्रोजेक्ट टाइगर चूज किया गया। तो वहां क्या है, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया उसका पर्पस क्या था, वो जो एनिमल्स के जो कुछ हैबिटेट्स हैं, वहां के जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसमें चाहे इंसेक्ट्स हो, उसमें जो प्लांट स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करना। तो इस तरह से अगर माइनिंग एक्टिविटी होगी तो वहां का फॉरेस्ट, वहां की वाइल्ड लाइफ, उस सबको एक नुकसान हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे जो कुछ लोग हैं वो आगे आए, उन्होंने कुछ स्टेप ली। इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। कुछ एरियाज में तो वो गवर्नमेंट की हेल्प लेना ही नहीं चाहते हैं, वो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं, वो खुद से कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जिससे फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व किया जा सके, उनके फॉरेस्ट हैबिटेट को कंजर्व किया जा सके। इसका एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है। The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairav Dev Dhakav Sanctuary। अब ये भैरव देव डाकव सॉन्चुरी, उन्होंने एक एरिया को, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने खुद से एक इनिशिएशन लिया। 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर जो जमीन है उसको उन्होंने खुद से डिक्लेयर कर दिया है भैरव देव डाकव सेंचुरी, डिक्लेयरिंग दैट आउन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एंक्रोचमेंट। तो वो खुद से ऐसे स्टेप ले चुके हैं कि वहां ना हंटिंग अलाउड है, वहां किसी तरह का एंक्रोचमेंट, कोई उसको अदर यूज नहीं ले, वहां पे कोई कब्जा नहीं करे, इस तरह का कोई वहां पर अलाउ नहीं किया है। उन्होंने खुद से ऐसा भैरव देव सेंचुरी करके उन्होंने एरिया को डिक्लेयर किया है। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं किस तरीके से कम्युनिटीज जो खुद इस तरह से वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकती हैं, कर रही हैं, तभी जाकर के वो वहां पर बहुत इजीली, उनका जो लाइवलीहुड डिपेंड कर रहा है इसलिए बहुत इजीली वो वहां रह सकते हैं। तो आइए यहां से और आगे देखते हैं। The chapter says now that the famous Chipko movement in the Himalaya has not only successfully registered deforestation in several areas
but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. तो यहाँ हम देख रहे हैं चिपको मूवमेंट हिमालय एरिया में हुआ, एक बहुगुना जो पर्सन रहे उनका एक इसमें बड़ा योगदान है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो रहे। इसी तरीके से राजस्थान में एक अमृता देवी बिश्नोई करके एक नाम आपको सुनने मिलेगा। तो ये सब जो मूवमेंट्स हैं ये उसके कंजर्वेशन के लिए रहे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहा, कम्युनिटी खुद इस तरह से आगे आई जिसने इस तरह से प्रोटेक्शन किया इस फॉरेस्ट एरियाज का, बहुत सारे प्लांट्स का। तो इस तरह का चिपको मूवमेंट हिमालय एरिया में जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के उस प्लांट्स को हटाया जा रहा है, फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं, तो वहां के कुछ कम्युनिटीज ने आकर के अपने जो प्लांट्स हैं उनको हक करके वो खड़े हो गए। वो उसके साथ में वो इतना डेडिकेटेड थे कि उनकी खुद की जान चली जाए, लेकिन वो तब तक उस प्लांट को जो है उससे चिपक कर रहेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरह के मूवमेंट से हुआ क्या है, अगर लोगों में इतनी अवेयरनेस है, कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस है, तो उस फॉरेस्ट एरिया से, उस फॉरेस्ट से, उस प्लांट से अगर उन्हें इतना लगाव है तो उसके एक्सपांशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उस एरिया में तब प्लांट और ज्यादा ग्रो करेंगे। उसमें अफॉरेस्टेशन के लिए, वहां फॉरेस्ट एरिया में बढ़ने के लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, तो उस फॉरेस्ट का बहुत इजीली कंजर्वेशन हो सकता है। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से कम्युनिटी, जो लोग खुद उसको कंजर्व करने की हेल्प कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टहरी एंड Navadhan has also shown that adequate level of diversified crop productions without the use of synthetic chemicals are possibly and economically viable. लोग इसके साथ में उसके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी ये है कि इस तरह की क्रॉप, इस तरह के सीड्स यूज किए जाएं जो वहां के नेचुरल हो, उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो, जिस वजह से वहां का एक इकोलॉजिकल बैलेंस, वो जो वेब स्ट्रक्चर, जो इंटीग्रेटेड कनेक्शन है वो बना रहे। कोई आउटर क्रॉप या बाहर की क्रॉप या ऐसी केमिकली जो चेंजेस हैं क्रॉप के अंदर वो नहीं हो। तो इस तरह से बहुत सारी जगह कुछ ग्रुप बनाए गए, जैसे कि बीज बचाओ जो आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन हो गया, ये आपका नवादन्य हो गया। इन तरह के जो स्टेप्स जो लिए गए वो इसलिए लिए गए वहां का इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, वहां का जो नेचुरल फॉर्मेट जो है फ्लोरा एंड फौना का वो बना रहे। तो इस तरीके से कंजर्वेशन के लिए स्टेप ये भी कंसिडर हुए। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम furnishes a good example of involving local communities in the management and restoration of degraded forest। मैंने कहा आपको अगर कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए है तो इस तरह से स्टेट कुछ गवर्नमेंट ने लिए, तो इस तरीके से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एक हुआ जिसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया कि वो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन के लिए आगे आए। तो द प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस इन 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, कहां से स्टार्ट हुआ, उड़ीसा से हुआ। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया कि आप किस तरीके से फॉरेस्ट को बढ़ा सकते हैं, फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूसर्स हैं उससे मिलने वाला फायदा उनको दिया गया ताकि उन्हें फॉरेस्ट पे लगा, उनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट है तो वो मोरली उसको कंजर्व करने में आगे आए। तो उड़ीसा से पास दी फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। JFM Joint Forest Management depend on the formation of local village institutions that undertake forest protection activities mostly on degraded forest land managed by the फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहां देख रहा है कि डिग्रेडेड लैंड है, वहां वो अकेले कुछ लोग जो है इतनी उनके पास मैन पावर नहीं है, उन्हें उतनी टेक्निक नहीं पता है, तो उन्होंने वहां जो लोकल एरियाज है, उस लोकल जो कम्युनिटीज है उसका पार्टिसिपेशन किया, उन लोगों को वहां वो डेडिकेट की लैंड, और उस वजह से वहां पर जो स्पीसीज है प्लांट की वो वहां पर ग्रो की है, उसके लिए कम्युनिटी खुद ऐसे एफर्ट करती है। In return, the members of these committees are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by the successful protection। तो जो वहां से फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो निकलेगा उसका जो कुछ बेनिफिट है वो उस कम्युनिटी को मिल जाता है। तो इससे एक सिंक्रोनाइज कनेक्शन है कि फॉरेस्ट भी ग्रो कर गए और फॉरेस्ट से इनका जो लाइवलीहुड है वो भी चल रहा है। तो इस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से इस तरह के स्टेप्स लिए। इसमें हम आगे देखते हैं, इसमें और हमें आगे क्या इस तरीके से और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है। द नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ based on the premise that the all creations of nature have to be protected।
तो हमने देखा होगा इंडिया के अंदर जितने बायोलॉजिकल कंपोनेंट आपको, बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लगभग सबको कहीं ना कहीं उन्हें वर्शिप किया जाता है, उन्हें पूजा की जाती है। अगर उनकी पूजा की जाए, उन्हें वर्शिप की जाए, उन्हें इतना माना जाए तो उसका कंजर्वेशन और इजी हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उन्हें हम देखते हैं। सच बिलीफ हैव प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस। तो अगर कुछ फॉरेस्ट एरियाज हैं या फॉरेस्ट के जो थिंग्स हैं, फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, उन्हें गॉड की तरह, देवी देवताओं की तरह माना गया है। These patches of the forest or parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned. तो अगर उस एरिया को उस डेडिकेटेड किसी देवी देवता को डेडिकेटेड कर दिया गया है या उस एरिया को इस तरह से सेक्रेड माना गया है, तो उसमें कोई भी अदर एक्टिविटी, कोई भी अदर इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो नेचुरली वहां की जो बायोडाइवर्सिटी साइकिल है वो अपने आप एक्सपेंशन करती रहेगी, बाहर से कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वहां के फ्लोरा फौना को बहुत इजीली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सर्टेन सोसाइटी रिवर अ पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। हमें ऑब्वियसली हम देखते हैं बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, वो एक स्पेसिफिक ट्री है, उसको अपने लिए एक वर्शिप उसकी करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उससे वो बहुत अच्छा मानते हैं। तो इस वजह से कुछ एक कम्युनिटी जो है वो उनकी वजह से एक स्पेसिफिक स्पीसीज ट्री की जो है वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। द मुंडास एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम ट्री। तो कदम जो पेड़ है और जो महुआ का जो पेड़ है, उसे हम दो कम्युनिटीज, छोटा नागपुर एरिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार जो के जो पैचेस हैं, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ एक संथल कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, वहां मुंडा कम्युनिटी देखने को मिलेगी। ये कम्युनिटी इन दोनों ट्रीज को बहुत रेस्पेक्ट करती है। जैसे शादी होगी तो शादियों में वो जो है पहले उस ट्री की पूजा की जाती है। तो ऐसे महुआ ट्री और कदम ट्री जो है उसको बहुत रिलीजियसली इसको माना गया है, तो उसका कंजर्वेशन और पॉसिबल इजीली हो जाता है। एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड एंड द मैंगो ट्री। तो इमली का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, इन्हें बिहार, उड़ीसा ऐसे स्टेट्स में बहुत सारे जो कम्युनिटीज हैं उसे वो रिलीजियस कंसिडरेशन देते हैं, तो उनका और कंजर्वेशन इजीली हो जाता है। ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग, to many of us people and banyan tree are considered sacred। ऑब्वियसली हम देखते हैं पीपल का पेड़ मैक्सिमम जगहों पे टेंपल प्रेमाइसेस जो है वहां बानियन बरगद का पेड़ जो हो गया, पीपल का पेड़ जो हो गया, उससे कुछ रिलीजियस कंसिडरेशन दी जाती है, रिलीजियस उसके बेनिफिट्स माने जाते हैं। तो ये जो कम्युनिटीज है इस रिलीजियस कनेक्शन की वजह से इसको कंजर्वेशन करने में बहुत हेल्प कर रही हैं। इसी तरीके से हम देखें अगर प्लांट्स के साथ साथ, द इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन ascribed टू स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक, plant and animal which are closely protected. You will find troops of macaques and langoors। देखते हैं ना टेम्पल्स जो होते हैं, उस टेम्पल में वहां जो बंदर है उनका एक झुंड है, उसको लोग खाने के लिए कुछ डाल देते हैं। तो इस वजह से उनकी जो स्पीसीज है वो टेम्पल के आसपास, उन्हें रिलीजियस कंसिडरेशन देने से वो जो वाइल्ड लाइफ है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो रही है। macaques and langoors around the temples, they are fed daily and treated as a part of temple devotees। In and around Bishnoi village in Rajasthan, herds of black buck, चिंकारा जो हमने बात की थी, इसी तरीके से नील गाय, peacock can be seen as an integral part of the community and nobody harms them। तो जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो इस तरीके से नील गाय को, ब्लैक बक जो है उसको, और इस तरीके से पिकॉक जो है उसको एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस देती है। उनको वहां पोचिंग करना वो सब उनका अलाउड नहीं होता है, वो उसको हार्म करने से, किसी भी तरीके से वो हार्म हो इस तरह का कोई मेजर नहीं लेती है। तो इस वजह से वो अपनी उस कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी की वजह से इस तरह के जो एनिमल्स जो है उनका प्रोटेक्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी की वजह से प्लांट्स जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है, वाइल्ड लाइफ जो है, उसका कैसे प्रोटेक्शन हुआ, कम्युनिटी ने उसको कैसे कंजर्वेशन के लिए हेल्प की, ये यहाँ पर हमने देखा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहां से हम आगे देखते हैं। The clear lesson from the dynamics of both environment destruction and the reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resources management।
but there is still a long way to go before a local communities are at the center stage in the decision making. Accept only those economic and development activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding. In that way we can conserve our wildlife, our biodiversity components. तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजीली क्लियर होगा. इसमें जो कम्युनिटीज जो है उन्होंने किस तरीके से कंजर्वेशन में हेल्प किया है, किस तरीके से गवर्नमेंट के स्टेप्स जो है, कुछ लॉज जो है उनकी वजह से किस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको कंजर्वेशन के लिए हेल्प मिली है. प्रोजेक्ट टाइगर हमने एग्जांपल देखा, प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ स्टेब्लिश हुआ. तो आई होप ये आपको एक्सप्रेशन बहुत इजीली आपने गेन किया होगा. आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा. इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे. आज के लिए थैंक यू एवरीवन.